बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम निदर्शन के प्रकार करेंगे कि निदर्शन कितने प्रकार का होता है और किस किस आधार पर इनको अपनाया जाता है या इसका चयन किया जाता है। सबसे पहले निदर्शन जो है उसका प्रकार देखेंगे, उसमें है दैव निदर्शन। रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं इसको। दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिन्हें की दैव प्रणाली अथवा संयोग से चुना जाता है। इसमें समग्र की इकाइयों को व्यक्तिगत महत्व नहीं दिया जाकर सभी को चुने जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस प्रविधि में सबको समान महत्व दिया जाता है। इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता का झुकाव किसी एक इकाई विशेष की ओर नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव संपूर्ण प्रक्रिया मनुष्य के हाथ में से निकलकर दैव योग से हो जाती है। दैव योग या संयोग से होती है, जिसमें किसी प्रकार की पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ये इनमें से इन इकाइयों में से चुने जाने के सबको बराबर बराबर अवसर प्राप्त है। ये संयोग की बात है कि किस इकाई का चयन होता है। दैव निदर्शन की परिभाषा की जहाँ तक बात है, इसमें अपन सबसे पहले गुडे और हार्ट की डेफिनेशन देखेंगे। गुडे और हार्ट कहते हैं कि दैव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। मतलब चयन होना संयोग की बात होती है, लेकिन इकाइयों को सबको समग्र की सारी इकाइयों को चयन के लिए प्रस्तुत किया जाता है या रखा जाता है। ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है पार्टिन की। पार्टिन कहते हैं कि दैव निदर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई या तत्व के चुने जाने का समान अवसर हो। तो गुडे और हार्ट की तरह पार्टिन भी कहते हैं कि भाई समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने के लिए प्रस्तुत तो कर दिया जाता है, लेकिन चुना जाए ये अवसर की बात है। अवसर है चुनाव के समान, लेकिन चुने जाना सब संयोग के ऊपर निर्भर करता है। इसी बात को मिचेल ने भी लिखा है और वो कहते हैं, जब समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर उपलब्ध होता है, तब यह विधि साधारण दैव निदर्शन विधि कहलाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि दैव निदर्शन सावधानीपूर्वक व व्यवस्थित रूप से किया गया कार्य है। दैव निदर्शन कोई ऐसा नहीं है कि पहले से तैयारी नहीं है, इसकी पहले से तैयारी होती है और लेकिन व्यवस्थित होने के साथ साथ इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि समग्र की प्रत्येक इकाइयों में से कुछ निश्चित इकाइयों का ही चयन किया जाना है और ये चयन दैव योग से या संयोग से ही हो पाता है। समग्र की इकाइयों का चयन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और इन बातों में जैसे हम पहली बात तो ये है कि समग्र की इकाइयाँ स्पष्ट होनी चाहिए एवं उनकी एक सूची तैयार होनी चाहिए। फिर दूसरा है इकाइयों का आकार लगभग समान होना चाहिए। जिन इकाइयों का चयन कर रहे हैं उनका आकार लगभग समान होना चाहिए। तीसरा है प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से स्वतंत्र होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई या एक दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुनाव का समान अवसर मिलना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब दैव निदर्शन में हम चयन कर रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक इकाई को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट है प्रत्येक इकाई तक अध्ययनकर्ता की पहुंच आसान होनी चाहिए, मतलब अध्ययनकर्ता वहाँ तक पहुँच सके इस तरह से उसकी पहुँच होनी चाहिए। और लास्ट एक और है, वो है चुनी हुई इकाई को न तो छोड़ा जाना चाहिए
और न ही उसके स्थान पर प्रतिस्थापन करना चाहिए कि इकाई मेरे को जिस भी इकाई का चयन हो गया उसको ही अध्ययन के लिए चुना जाना चाहिए, ये सोचकर कि ये मेरे को उत्तर नहीं देगी या ये मेरे से दूर पड़ेगी या इसका टाइम मेरे से क्लैश कर रहा है तो मैं इसकी जगह कोई दूसरी इकाई का चयन कर लूँ, तो ये संभव नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये प्रश्न इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि दैव निदर्शन से चयन करने हेतु कौन सी आवश्यक दशाएं हैं या कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोई दो बातें बताइए, कोई दो दशाएं बताइए। इस तरह से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दैव निदर्शन क्या है इसकी बात तो हमने कर ली, इसको परिभाषित भी किया। अब दैव निदर्शन में मतलब संयोग से किन किन विधियों के माध्यम से इकाइयों का चयन संयोग से होता है, इस बात को भी हम करेंगे। तो दैव निदर्शन चुनने की प्रविधियों में जैसे लॉटरी विधि है, कार्ड विधि है, टिपेट विधि है, ग्रिड विधि है, नियमित अंकन प्रणाली है, अनियमित अंकन प्रणाली, ये सारी जो अध्ययन की प्रविधियां हैं, इकाइयों के चयन की प्रविधियां हैं, ये दैव योग से ही चुनी जाती है इसकी इकाइयाँ। सबसे पहले हम लॉटरी की बात करें तो लॉटरी जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि इस विधि के अनुसार समग्र की सभी इकाइयों की क्या करते हैं, पर्चियाँ बना लेते हैं और उन पर्चियों को आंख बंद करके एक निष्पक्ष व्यक्ति से जितनी इकाइयों का चयन करना होता है उतनी बार उसको मिलाकर हिलाकर पर्ची निकाल ली जाती है और इस तरह से पर्चियों के आधार पर निष्पक्ष व्यक्ति का चयन हो जाता है और जितनी भी दैवी योग से जितनी भी इकाइयाँ चुननी है वो दैवी योग से चुनी जाती है। कार्ड या टिकट प्रणाली, इसमें भी क्या होता है कि इस प्रणाली में सर्वप्रथम एक ही आकार के रंग मोटाई के कार्ड बना लिए जाते हैं और समस्त इकाइयों के नाम अथवा नंबर, कोई कोड नंबर दिया जा सकता है अथवा कोई प्रतीक चिन्ह दिया जा सकता है, उन सबको मिलाकर एक ड्रम में भर दिया जाता है। मतलब प्रतीक चिन्ह अंकित कर देते हैं। रंग कार्ड की एक सा होता है, मोटाई एक सी होती है, चौड़ाई लंबाई एक सी होती है। अब उस पर हम पहचान बनाने के लिए या तो कोई नंबर अंकित कर देते हैं या तो कोई निशान बना देते हैं, कोई चिन्ह अंकित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से उनको बनाकर एक गोल ड्रम में भर दिया जाता है। उसके बाद अनायास जैसे ही उसमें डाला उसके बाद एक कार्ड निकाल लिया जाता है, फिर ड्रम को तेज़ी से घुमाया जाता है। अच्छा, इसमें एक और सिस्टम दिया है, आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ड या टिकट प्रणाली में जब ड्रम को हिलाया जाता है तो कितनी बार हिलाया जाता है, तो आपको आंसर याद होना चाहिए 50 बार। 50 बार तेज़ी से घुमाकर एक कार्ड निकाल लिया जाता है। ये क्रिया उतनी ही बार दोहराते हैं जितने निदर्शनों का चयन करना है। मान लीजिए 10 इकाइयों का चयन करना है तो वो 10 बार उसको घुमाया जाएगा, हर बार एक कार्ड निकाल लिया जाएगा, फिर 50 बार घुमाया जाएगा, फिर एक कार्ड निकलेगा। इस तरह के एक प्रोसेस होगा। इसमें व्यक्ति की आंखों को बंद रखकर पर्ची निकलवाई जाती, जैसे लॉटरी में तो अपन ने कहा कि आंखें बंद करके पर्ची निकलाई जाती है, लेकिन कार्ड प्रणाली में आंखें खुली रखकर पर्ची निकाली जाती है। इस कार्ड या टिकट प्रणाली को ढोल घुमाकर विधि भी कहा जा सकता है। इसका एक नया नाम और ध्यान रखिए, ढोल घुमाकर विधि भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है टिपेट प्रणाली। और टिपेट प्रणाली में अपन कहेंगे कि टिपेट महोदय ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसको टिपेट प्रणाली भी कहा जाता है। टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई थी। अनेक देशों की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर इसको तैयार किया और इन संख्याओं का कोई क्रम नहीं है और बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर इनको लिख दिया। इनमें से जो शुरू की संख्याएं हैं 24 हैं, वो यहाँ मतलब अंकित है, नोट्स में भी अंकित किए मैंने और आप देख सकते हो इनको। तो आपसे पूछा जा सकता है टिपेट ने अपनी पुस्तक में कितनी संख्याएं लिखी हैं, कि 4 अंकों वाली कितनी संख्याओं को अंकित किया है, तो आपको याद होना चाहिए 10,400। ठीक है, तो इस तरह से टिपेट की एक सारणी के आधार पर ये जो है उसी तरह से
क्रमबद्धता के आधार पर इनको नंबरों को अंकित किया जाता है। जितने नंबर लेने होते हैं उतने नंबर हम इसमें से हर बार किताब है, ये डायरी है कि उसमें ये अंक लिखे हुए हैं। हर बार किताब को बंद करेंगे, हर बार किताब को खोलेंगे, फिर एक अंक उसमें से ले लिया जाता है। तो इस तरह से ये दैव योग से इसमें भी चुनाव किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली के लिए अपन कहेंगे कि यह विधि भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। किसी भी नगर, प्रदेश या क्षेत्र में से जब कुछ इकाइयों का चयन करना होता है तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नक्शा तैयार कर लिया जाता है। नक्शे पर ये ग्रिड प्लेट को रख दिया जाता है। अब ये ग्रिड प्लेट जो है वो काय की बनी होती है, सेल्यूलाइड की अथवा किसी पारदर्शक पदार्थ की बनी होती है। आपसे पूछा जा सकता है ग्रिड जो है वो किस उसकी बनी होती है, तो आप बता देना सेल्यूलाइड की। ठीक है, सेल्यूलाइड। और इसको ये क्या है, ग्रिड प्लेट सेल्यूलाइड अथवा किसी पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने होते हैं जिन पर क्या लिखा जाता है, अंक लिखे जाते हैं। यह पहले से ही तैयार होती है ग्रिड प्रणाली, ग्रिड स्केल जो है वो पहले से तैयार होती है और इसको निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन करना होता है उतने ही वर्गों को पहले से काट दिया जाता है। मतलब नक्शे पे रखा नहीं जाता, उससे पहले उसको काट लिया जाता है और जो कटे हुए स्थान जहाँ जहाँ पर आते हैं उस स्थान को चयन कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नियमित अंकन प्रणाली। नियमित अंकन प्रणाली भी दैव योग से है। इस विधि में सर्वप्रथम समग्र की सारी इकाइयों को एक निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ये क्रम वर्गानुसार, संख्यात्मक अथवा भौगोलिक भी हो सकता है। इस सूची में से नियमित अंतराल से निदर्शन इकाइयों का चयन किया जाता है, जैसे हर लाइन का पहला, हर लाइन का आखिरी, या हर 10वां, हर 20वां, जो भी। तो इस तरह से चुनाव किया जाता है। इसमें जैसे अपन ये कह सकते हैं कि यदि प्रथम संख्या 3 है तो 3, 8, 13, 48 आदि क्रम संख्या वाले विद्यार्थी निदर्शन में सम्मिलित किए जा सकेंगे। तो इसलिए अपन कहेंगे कि नियमित अंकन प्रणाली में जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनको व्यवस्थित ढंग से रख लिया जाता है, उसके बाद नियमित अंतराल से उनका चयन कर लिया जाता है। ठीक है, इस विधि को व्यवस्थित दैव निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो है दैव योग की प्रणाली वो है अनियमित अंकन प्रणाली। अनियमित अंकन प्रणाली के लिए हम कहेंगे इस विधि के द्वारा निदर्शन का चुनाव करने के लिए समग्र की समस्त इकाइयों की एक सूची बना ली जाती है। प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों का पर निशान लगा दिया जाता है। मतलब ये दैव योग से है। हर पाँचवा बच्चा लेना है तो हर लाइन का 5वां बच्चा जो भी है वो आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 50 विद्यार्थी अपन को चुनने हैं, 50 कोई चीज़ चुननी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हर 5वां जो है उसको चुन लिया जाए तो 10 में से वो 50 बच्चे निकल जाएंगे, 50 में से 10 बच्चे निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे इस प्रकार से अन्य वर्गों में किसी भी प्रकार की इसी प्रकार से निशान लगा दिए जाते हैं और 5 इकाइयों का चयन किया जाता है। तो इस विधि में पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, नियमित और अनियमित अंकन प्रणाली है, इसमें निदर्शन विधियों में संभाव्यता के संबंध संदिग्ध हो जाते हैं। इसलिए इसे अर्धदैव निदर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि नियमित अंकन विधियों में इकाइयों का चयन एक निश्चित अंतराल के बाद किया जाता है, जबकि अनियमित निदर्शन विधि में क्या होता है, पहली और अंतिम इकाई को छोड़ दिया जाता है और उस बीच में से कोई भी बीच में से किसी को भी चयनित कर लिया जाता है। जैसे क्लास पढ़ाते समय हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को खड़ा कर देते हैं 1 लाइन से 2 लाइन से, जो भी जैसे भी। तो ये क्या है, अनियमित अंतराल है। अनियमित अंतराल द्वारा सीमित हो जाने के कारण बीच की इकाइयों के चुनाव की संभावना समाप्त हो जाती है। जैसे अपन ने कहा कि इस विधि में एक तो ये भी मेथड हो जाता है कि भाई आपने पहले से डिसाइड कर लिया किस किस का चयन करना है, तो इसमें पक्षपात की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इसके बाद है दैव निदर्शन विधि के गुण, इनको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।